हाँ बेटा, याद करो आज हमने कहा था जो आपके डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। सिंथेसिस का यहाँ लड़कों ने सवाल हल करके बहुत सारे भेजे हैं, बहुत सारे लड़के भेजे हैं, बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी जितनी लगन से हम चल रहे हैं रेगुलर। संडे को भाई छुट्टी रहेगी, देखो साफ साफ बात है, पाठक संडे को मौज करते हैं, घर पर रहते हैं, लेकिन रेगुलरिटी जरूरी है और पाठक रेगुलर हैं तो हम आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थी भी रेगुलर हैं और वो काम जो करके भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, उससे हमको बहुत खुशी होती है। खुशी ये मिलती है कि हमारे बच्चे भी उतनी लगन से ही जुटे, ठीक है, अध्ययन करने में। अध्यापक को बहुत खुशी होती है क्योंकि आपको ने सुना होगा, ए टीचर फील्स बॉन्ड द स्वैज इन हिज हार्ट टू सी द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन द पथ ऑफ प्रोग्रेस डे बाय डे। बहुत खुशी होती है। और ये ट्रू टीचर नेवर टेक्स रेस्ट टिल द डेवलपमेंट ऑफ हिज पपिल्स। अपने शिष्य के विकास तक एक सच्चा अध्यापक कभी आराम नहीं करता। तो यहां पर कुछ लड़कों ने जो भेजे हैं उन बनाया तो उन्होंने सही है, लेकिन उनको थोड़ा संदेह है, तो उनको हम कॉन्फिडेंस बनना चाहते हैं कि आपने जो बनाया वो क्या है, सही है, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें अभी तक जो यहाँ पे हमारे सामने आए हैं वो 3 पॉइंट पर आए हैं। एक तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, दूसरा इन्फिनिटिव और तीसरा पार्टिसिपल। ये जो हमारे पास पन्ने नोट है ये क्वेश्चन है, बनाया उन्होंने, पूरी एक्सरसाइज की है, एक आक्ट है, वो भी उन्होंने सही बनाया है, लेकिन फिर उनको संदेह है, वो संदेह हम दूर करने जा रहे हैं। सेंटेंस है द लेटर वाज गिवन टू मुकेश। पत्र मुकेश को दिया गया। दूसरा वाक्य है मुकेश वाज ग्लैड। यह वाक्य, ठीक है, कितने वाक्य हैं? 2 वाक्य। आपको बताया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट याद करो, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न, दूसरा एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो तो बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। याद है, पत्र मुकेश को दिया गया तो संभव है कि मुकेश क्या होगा, खुश होगा, इसका मतलब बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के हमने 3 रास्ते बताए थे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, तो क्या लगाने के बताया था, बीइंग। दूसरा बताया था एक्टिव वॉइस वाक्य है तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म या केवल बीन। यह वाक्य पैसिव वॉइस है ना, गिवन, द लेटर वाज गिवन टू मुकेश, पैसिव वॉइस है ना। अब इसमें जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन के पहले क्या लगा दो, हैविंग। क्यों, पैसिव वॉइस वाक्य में बताया था मेन वर्ब का काम कौन करती है, बी, तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये काट दो, यहां पर कॉमा लगाओ, सिंटेंस पढ़ोगे। अब यहां मुकेश चूंकि एक बार लिख चुके हो इसलिए दोबारा मुकेश क्या लगाओगे, ही। ए लेटर हैविंग बीन गिवन टू मुकेश, ही वाज ग्लैड। अब बार बार मुकेश थोड़ा अच्छा नहीं, अरे यार इतना समझा करो, मुकेश के क्या लगाओगे, ही, या द लेटर बीइंग से बन जाएगा। पैसिव वॉइस में 2 तरीका बताया था, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म या केवल बीइंग। तो द लेटर हैविंग बीन गिवन टू मुकेश, ही वाज ग्लैड, एक बनेगा। दूसरा बनेगा द लेटर बीइंग गिवन टू मुकेश, ही वाज वेरी ग्लैड। नोट कर लिया बेटा, लड़के का नाम है बंसदीप द्विवेदी। बंसदीप द्विवेदी, द्विवेदी जी समझ आ गया नहीं? अरे यार बताओ, बनाया तो होगा आपने, नहीं आया समझ, आ गया?
पक्का मिटा दें। एक वाक्य और है, यानी जो बनावट कॉन्फिडेंस हो कि हमने जो बनाया वो सही है। लिखा गया इट वाज विंटर, 3 वाक्य हैं। इट वाज विंटर, जाड़ा था। आई फेल्ट बॉक्सिंग, I felt boxing in the sun। तीसरा वाक्य है द डे वाज संडे। ये 3 वाक्य में पहले 2 जोड़ो, ये दोनों जोड़ो। अर्थ पहले जानो क्या है। जाड़ा का महीना था, मैंने धूप में बॉक्सिंग महसूस की। अरे बॉक्सिंग महसूस करना गुड़गुड़ाना है, इसी से नहीं जाड़न करते लोग गुड़गुड़। आई फेल्ट बॉक्सिंग इन द सन, सुबह के समय धूप निकलती है, इसी से नहीं कर और जाड़ा लग रहा है। तो मैंने धूप में गुड़गुड़ाहट महसूस की, बॉक्सिंग महसूस की। मतलब द डे वाज संडे, दिन क्या था, संडे था। पहले 2 जोड़ो, दोनों के कर्ता एक हैं नहीं है। जाड़ा था, परिणाम क्या हुआ ये, तो कारण कौन है ये, तो कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट। चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी। बी में लगा दो क्या, आएंगी। यहाँ का मतलब पहले 2 वाक्य जोड़ो। इट बीइंग विंटर आई फेल्ट बॉक्सिंग इन द सन, द डे वाज संडे, संडे का दिन था। तो एक अभी पढ़ाएंगे नाउन अथवा जेंड के पहले प्रीपोजिशन। तो आप यहाँ पर ये बोर्ड परीक्षा में होगा, तो द डे वाज संडे, द डे वाज काट दो, लगा दो क्या, आम, बन गया। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो बोर्ड परीक्षा में ये थोड़ा ही कहा जाएगा कॉम्बिनेटिव सोर्स बनाइए। वहां तो सिंपल 8 तरीका कहाँ रखेगा, अभी ये पीछे वाला पढ़ाया नहीं, तो आपको जब बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इट बीइंग विंटर आई फेल्ट बॉक्सिंग इन द सन ऑन संडे, पक्का नहीं है। अगर इसी से बनाना चाहते हो तो द डे बीइंग संडे, इसको ऐसा लगाओ, द इट बीइंग विंटर। दूसरा तरीका देख रहे हैं, एक तरीका समझ गए ना, इट बीइंग विंटर आई फेल्ट बॉक्सिंग इन द सन ऑन संडे। दूसरा तरीका है इट बीइंग विंटर द डे वाज, करता एक नहीं, अब ये बात हो गया ना, करता एक नहीं है, यहाँ लगा दो बीइंग, पढ़ो क्या बन गया, इट बीइंग विंटर कामा द डे बीइंग संडे कामा आई फेल्ट बॉक्सिंग इन द सन। नॉमिनेटिव एडवर्ब से बना सकते हो ना। अरे आराम का दिन था, धूप में रहते, तो इट बीइंग विंटर द डे बीइंग संडे आई फेल्ट बॉक्सिंग इन द सन। अब पहला तरीका जो होता है सटीक है, इट बीइंग विंटर आई फेल्ट बॉक्सिंग इन द सन ऑन संडे। कोई प्रॉब्लम? ये 3 वाक्य आ गया था, इसलिए आपको दिमाग में गड़बड़ है। आ गया समय, दोनों नोट कर लिया, पक्का, गुड। हम तो कई ढंग से बना सकते हैं, आपके भी दिमाग में आना चाहिए। क्या बना, इट बीइंग विंटर द डे कामा द डे बीइंग संडे आई फेल्ट बॉक्सिंग इन द सन, एक तरीका। दूसरा, इट बीइंग विंटर आई फेल्ट बॉक्सिंग इन द सन ऑन संडे, पक्का, कॉन्फिडेंस, गुड। अब यस नाम का लड़का है, भेजा गया, मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। एक वाक्य हो गया। दूसरा है ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। He died in an accident. वो एक दुर्घटना मारा गया। आपको पढ़ाया बड़ा नाउन आर केस इन अपोजिशन। एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन क्या है,
आएगा, यही पहचान रहे थे। तो मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो ही किसके लिए आया? मोहन के लिए। यानी यह पूरा वाक्य आया है किसके लिए? ही के लिए। पक्का? पहचान नाउन आर केस इन अपोजिशन पढ़ाया है कि नहीं? क्या पहचान दिखाई था? दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा तो नियम लगेगा नाउन आर केस इन अपोजिशन ना। तो यह मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर इकलौता लड़का था। यह वाक्य किसके लिए? ही के लिए। तो बनाने का तरीका क्या था? सबसे पहले कर्ता बैलेंस कर दो। ही किसके लिए आ रहा? मोहन के लिए। मोहन लिखिए पक्का। अब चश्मा लगाओ, देखो इसमें लिंकिंग वर्ब है, किसमें? इसमें है। तो कर्ता ये लिंकिंग वर्ब काट दो, कर दिया। बचा क्या गया? द ओनली सन ऑफ हिज फादर। इसे कहते हैं केस इन अपोजिशन। तो कहां रखोगे? जो कर्ता काटे हो यह मेन वाक्य में कहीं कहीं होगा, जहां पर है उसी के तुरंत बाद ऐसे जगह बनाओ। एक तीन मिनट पढ़ोड़ा बन गया। मोहन कामा द ओनली सन ऑफ हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। कठिन हो तो बता दो। अच्छा जो पढ़ाया वही सत्य है ना, तो काहे कंफ्यूज होते हैं? ठीक है, आप पूछोगे तो हम ये जानते हैं, हम ये जान जाएंगे कि आप पढ़ रहे हो, आप बनाए हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कॉन्फिडेंस हो गया नहीं? क्या बना रहा? मोहन कामा द ओनली सन ऑफ हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। मिटा रहे? नोट कर लिया? एक वाक्य और है। मथुरा इज ए, लड़के भेजा है, मथुरा इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। मथुरा एक तीर्थ स्थल है। दूसरा वाक्य है इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, ऑन द रिवर यमुना। डरना है नहीं। तीसरा वाक्य है द यमुना इज वन ऑफ द होलिएस्ट, वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स इन इंडिया। ये देखो तीन वाक्य है। आप भड़बड़ाओगे कुछ नहीं है। पहले दो जोड़ो। मथुरा इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना। बताइएगा इट किसके लिए है? मथुरा के लिए। अरे मथुरा के लिए दिखाया तो इट, यह दो वाक्य भी जोड़ रहे हैं। यह दो वाक्य, मथुरा इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना। यह मथुरा, यह पूरा भाग किसके लिए? इट के लिए। पहचान समझ गए ना? तो इट को पहले कर्ता बैलेंस करो। इट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मथुरा। मथुरा लिख दिया। अब देखो इस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है। किस वाक्य में? इस वाक्य में लिंकिंग वर्ब है। कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। इसको कहां फिट करोगे? कर्ता क्या है? मथुरा। मथुरा मेन वाक्य में है, जहां पे है उसी के तुरंत बाद इसे कामा लगा के तीसरे काम लिख दो। पढ़ोड़ा बन गया। मथुरा ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना। और अब ये एक बात हो गया ना। अरे यार, मथुरा कामा ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, एक बात हो गया। दूसरा वाक्य है द यमुना इज वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स इन इंडिया। तो यह पूरा वाक्य किसके लिए है? यमुना के लिए। अंडरलाइन कर दिया। अब कर्ता देखो लिंकिंग वर्ब इसमें है, किसमें है? इसमें है। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कर दिया, क्या बचा? वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स इन इंडिया। कर्ता क्या है? यमुना।
मेन वाक्य में होगा उसी का आगे फिट कर दो। पढ़ो बेटा, बन गया। मथुरा ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज stands on the river Yamuna, one of the holiest rivers in India। कठिन लगा क्या? अरे यार तो पढ़ा चुके, आ गया होगा। यस, समझ आ गया कि नहीं? यस वाला ही वाक्य है किसी दूसरे का है, यसे का है। नॉट क्लियर? क्या नाम बोलो? मथुरा ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज stands on the river Yamuna, one of the holiest rivers in India। पक्का आ गया होगा, मिटा रहे हैं। भारत आपने बनाया होगा, कॉन्फिडेंस आ गया ना, सही हो गया, गुड। अब अगला लड़का बेटा विशाल पाल, इनका भी है 3 वाक्य इसमें लिखा बेटा। महात्मा गांधी was a lover of peace, was a lover of peace। महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे, प्रेमी थे। He had once been a liar, he had once been a liar। वकील थे ना महात्मा गांधी, अरे बैरिस्टर किए थे। तीसरा वाक्य है he preached, preached माने उपदेश दिया। he preached non violence, violence अहिंसा। 3 वाक्य हैं। पहले दो वाक्य जोड़ो, एक वाक्य ये दोनों पहले जोड़ो, जल्दी आओ नहीं, आराम से आएगा। महात्मा गांधी was a lover of peace, he had once been a liar। अब बताइएगा, ही शब्द किसके लिए है? महात्मा गांधी के लिए है। बताया था दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन पे आएगा। तो ही कौन है? यह पूरा वाक्य किसके लिए है? ही के लिए है। तो ही की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, महात्मा गांधी। गांधी लिख दिया ना बेटा। अब देखो इन दोनों वाक्य जोड़ रहे, इसमें लिंकिंग वर्ब है, किसमें? यहाँ हेड है, यहाँ वाज है, तो लिंकिंग वर्ब यहाँ है। कर्ता लिंकिंग वर्ब तक कट, बचा क्या? ए लवर ऑफ पीस। ए लवर ऑफ पीस का कर्ता कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी तुरंत बाद इसी जगह बना कितने दोनों लिख दो, पढ़ो गया। महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस कामा हैड वंस बीन ए लायर ना। अब तो एक वाक्य भगवान जब जोड़ दिया तो एक वाक्य हो गया ना। महात्मा गांधी ए लवर ऑफ पीस हैड वंस बीन ए लायर। तीसरा वाक्य था ही प्रेज्ड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। यह पूरा वाक्य किसके लिए है? बोलो, महात्मा गांधी के लिए। तो ही की जगह कौन लिख दो? महात्मा गांधी लिख दिया। अब देखो इसमें लिंकिंग वर्ब है, किसमें नहीं है। तो बताया था जिस वाक्य के कर्ता को बैलेंस किया उसकी जो वर्ब है उसे हम बनाएंगे क्या? नाउन। नाउन कैसे बनाएंगे? गाना सिखाया था। दूसरा पॉइंट, आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफ है साफ। तो ये जो वर्ब है इसके पहले क्या लगाओ? द, इसके बाद क्या लगाओ? आप। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्रीच। तो पी आर ई ए सी एच ई आर, प्रीचर। द प्रीचर ऑफ नॉन वायलेंस हुआ। अब इसका कर्ता कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की बात फिर करो। महात्मा गांधी के बाद एक लगाया, देखो एक लगाया क्या? ये देखो इसमें क्या लिखा? ए लवर ऑफ पीस। फिर कामा लगा के इतनी दूर में आप फिर ये लिखें, द प्रीचर ऑफ नॉन वायलेंस हैड वंस बीन ए लायर। फिर से, अरे भगवान ये जो बनाया द प्रीचर ऑफ नॉन वायलेंस, इसको कहां फिट करोगे? महात्मा गांधी बाद आना चाहिए। तो महात्मा गांधी बाद एक लगा हुआ है, दूसरा उसी बाद लगा दो। क्या बना बेटा? महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस कामा 10 लगा दो,
द प्रीचर ऑफ नॉन वायलेंस हैड वंस बीन ए लायर। नोट कर लिया? विशाल पाल नोट कर लिया? पक्का? क्या होना? महात्मा गांधी ए लवर ऑफ पीस, कामा द प्रीचर ऑफ नॉन वायलेंस हैड वंस बीन ए लायर। मिटा रहे हैं। एक वाक्य और है, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। दूसरा वाक्य है, इट हैज बीन द guiding factor of civilization. It has been, बोलो, it has been the guiding factor of civilization. यह वाक्य है, एजुकेशन ताकत का औजार है, यह सभ्यता का एक पथ प्रदर्शक बन चुका है। तो इट जो है किसके लिए है? एजुकेशन के लिए। तो इट की जगह हम क्या लगा सकते हैं? एजुकेशन। ठीक है। अब चश्मा कर्ता बैलेंस कर लिया। अब चश्मा लगाओ। इसमें लिंकिंग वर्ब है, इसमें है, तो कर्ता ये लिंकिंग वर्ब काट दिया, बचा क्या? एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। अब इसी के तुरंत बाद इसे लगा दो। अरे एजुकेशन जो काटे हो, यह मेन वाक्य हो गया ना, इसी के तुरंत बाद लगा दो। पढ़ो क्या बन गया? एजुकेशन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। नहीं है समझ? अरे यार कुछ नहीं किया, कर्ता बैलेंस कर लिया, लिंकिंग वर्ब काट करके फिट कर दिया, यही सिखाया था, कट फिट। बवाली आदमी यार, बेइज्जती करो काम का। आ गया समझ? पक्का? एक और वाक्य दिया लड़के ने, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ऊपर नीचे वाक्य दिया, तो ऊपर नीचे वाक्य करने से भड़बड़ाओ नहीं, जो हमने कंसेप्ट दिया है उसी चलो। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन वाज ए फेमस English poet. Milton was a famous English poet. He became blind. अब इसको भी नहीं बना पा रहे हो। He became blind. वह अंधे हो गए। अब बताइए he किसके लिए? he किसके लिए? मिल्टन was a famous English poet. he के लिए, he किसके लिए? मिल्टन के लिए। तो ही की जगह हम कौन लगा सकते हैं? मिल्टन लगा दिया। अब चश्मा लगाओ। इसमें लिंकिंग वर्ब है, किसमें? इसमें है, तो कर्ता है, लिंकिंग वर्ब काट दो। ये फेमस इंग्लिश पोएट का कर्ता कौन है? मिल्टन। मेन वाक्य है जहां पे उसी के तुरंत बाद से पढ़ो क्या बन गया? मिल्टन कामा ए फेमस इंग्लिश पोएट बिकेम ब्लाइंड। अभी भी नहीं है? अरे ना, बता रहा बोर्ड परीक्षा में सब पूछे गए हैं। अब बहुत सरल है, हमने आपको बताया था कि बहुत सरल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, हम बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाते, हम आपको पढ़ाते हैं ज्ञान के लिए। नंबर तो उनके बाप को देना पड़ेगा, तुम चिंता क्या करते हो? बस केवल दिमाग बैठाओ, पाठक मन बनाओ, बस बाकी जिम्मेदारी हमारी है। हमारी बात सुन रहे ना? गुड। एक वाक्य और लड़के भेजा बिठा दें। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। He is called the father of nation. He is called the father
ऑफ नेशन। दो वाक्य हैं, तो डरो नहीं जरा सा, पहले कर्ता बैलेंस करो। अरे भैया महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, ही, तो ही शब्द किसके लिए है? महात्मा गांधी के लिए है, तो कर्ता बैलेंस कर लो। ही की जगह क्या लिख सकते हो? महात्मा गांधी लिख दिया। अब देखो इसमें ये लिंकिंग वर्ब में पैसिव वॉइस वाक्य है, लिंकिंग वर्ब कहाँ है? यहाँ पे है, तो नहीं तुम सोचो दोनों में लिंकिंग वर्ब है, ये पैसिव वॉइस वाक्य है यार, इसमें लिंकिंग वर्ब ये नहीं है। लिंकिंग वर्ब का काम कौन करेगा? वाज, तो कर्ता लिंकिंग वर्ब कट, बचा क्या? ए ग्रेट लीडर। ए ग्रेट लीडर का कर्ता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मेन वाक्य में होगा जहां पे उसी के तुरंत बाद से पड़ोटा बन गया। महात्मा गांधी का ए ग्रेट लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। नहीं ऐसा पक्का? ये नाउन आर केस समझ आ गया? तो ये तो बेटा सरल सरल वाक्य हैं, आपने बनाया भी है, आपका सही भी है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि जो हमने पढ़ाया उसी पर सब डिपेंड है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब एक वाक्य है, पार्टिसिपल पढ़ा था ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो एग्जाम्पल एक बच्चे ने भेजा है, उसको बताना है। श्रुति यादव, क्या नाम है? श्रुति यादव, ऐसे लिखा होगा। ये तो वाक्य हमने बताया था सर, शीला विटनेस्ड द सोप। शीला विटनेस्ड द सोप। अब अर्थ नहीं मालूम है क्या? शीला ने दृश्य देखा, सो माने दृश्य, विटनेस माने देखा, शीला ने दृश्य देखा। शी विटनेस्ड थ्री डॉग्स, उसने 3 गुड़ियों को देखा। शी विटनेस्ड, शी विटनेस्ड 3 डॉग्स। तीसरा वाक्य है द डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। ये लिखा है, शीला ने दृश्य देखा, शी विटनेस 3 डॉग्स, 3 गुड़ियों को देखा। यानी कि शीला ने, अब इसमें एक नियम लगेगा, नाउन थाउजेंड के पहले प्रीपोजिशन। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, आपको बता दिया कि बोर्ड परीक्षा में पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट ये सब लिख नहीं आएगा। 2 वाक्य दिया रहेगा, 3 वाक्य दिए रहेंगे और कहा जाएगा इसे आप सिंपल सेंटेंस बनाइए। हाँ, तो पहले एक पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ा, नाउन अथवा जेरेंड के पहले प्रेपोजिशन। शीला ने 3 गुड़ियों के एक दृश्य को देखा। शीला विटनेस्ड ए शो, ना बेटा, शीला विटनेस, शी विटनेस का माने काट दो ऑफ। शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉग्स। शीला ने 3 गुड़, यहाँ ये नाउन है और इसके पहले प्रेपोजिशन लगा दिया, क्या? ऑफ। यह भी एक हेड है, प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड, अंतिम वाला 8वां वाला। तो यह नाउन है, इसके पहले आपने आप लगा दिया। तो शीला ने 3 गुड़ियों के दृश्य को देखा, एक बात हो गया। अब वह विचित्र भाषा में बात कर रही थी, जिस समय बात कर रही थी उसी समय देखा, 4 दिन बाद देखा, उसी समय देखा ना, यानी दोनों कार्य करीब करीब क्या है? साथ साथ हैं। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आएंगी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? टॉक। तो ना बेटा, तो टॉक में लगाओ क्या? आएंगी। टॉकिंग इन ए
स्ट्रेंज लैंग्वेज। अब ये जो आपने बनाया इसको फिट कहां करोगे? इसका कर्ता कौन है? डॉस। जहां पर है उसी पहले तो उसी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब सेना सहित है ऑब्जेक्ट के रूप में है तो बाद लगा दो, पढ़ोगे बन गया। शीला विटनेस द शो ऑफ थ्री डॉस टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। अरे सब मिटा गया, देखो ये सब मिटा गया। ये वाक्य आपका बन गया। शीला विटनेस द शो ऑफ थ्री डॉस टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। अर्थ निकालो। शीला ने विचित्र भाषा में बात करते हुए तीन गुड़ियों के दृश्य को देखा। कोई कठिन है क्या? एक और he was disguised as a saint. He was disguised as a saint. उसने साधु का रूप बदल लिया। डिस्गाइज माने भेष बदलना। He escaped to Nepal. He escaped to नेपाल। वह नेपाल चला गया। पार्टिसिपल पढ़ा था। दो वाक्य हैं। उसने भेष बदला, वह नेपाल भाग गया। तो नेपाल ना, एक कार्य पहले हुआ भेष बदलने का, दूसरा कार्य काफी देर बाद हुआ। अरे लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध नहीं है। भेष बदल करके हम यहीं पर रह सकते हैं, कोई नेपाल भागना जरूरी है क्या? इसका मतलब दो वाक्य हैं। कौन सा कार्य पहले हुआ? पहले भेष बदलने का हुआ, पहले भागा, पहले भेष बदलने का हुआ। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी क्या? नहीं। पास्ट पार्टिसिपल लग सकती थी लेकिन कार्य में संबंध नहीं है, तो बचा क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वाक्य में वर्ब क्या है? पैसिव वॉइस वाक्यों में मेन वर्ब का काम कौन करती है? बी। तो बी यहां पर कहां है? वाज। वाज की थर्ड फॉर्म बोलो। बीन के पहले क्या लगा दो? हैविंग बीन। हैविंग बीन डिस्गाइज्ड एज ए सेंट। अब ये जो आपने बनाया इसको कहां फिट करोगे? इसका कर्ता कौन है? ही। मेन वाक्य में उसी पहले तो उसी के बाद पढ़ो बढ़िया। Having been disguised as a saint, he escaped to Nepal. श्रुति यादव समझ आ गया? Having been क्या लगा? Having disguised नहीं लगा, क्योंकि वाक्य किसमें था? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का काम कौन करती है? बी। बी कौन है? वाज। वाज की थर्ड फॉर्म क्या लगा दिया? बीन के पहले लगा दिया क्या? हैविंग। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाकी लिखा था पक्का। एक लास्ट वाक्य है, नोट कर लिया नहीं? श्रुति यादव नोट कर लिया। हैविंग बीन डिस्गाइज्ड एज ए सेंट, ही एस्केप्ड टू नेपाल। एक वाक्य द पुअर मैन वर्क। दूसरा वाक्य है ही लाफ्ड। तीसरा वाक्य है ही दस स्पेंट हिज लाइफ। ही दस स्पेंट हिज लाइफ। सबसे अंत में काम करो। पहले पता करो कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद हुआ। तो जो कार्य बाद में होता है वो तो मेन वाक्य होता है। तो गरीब आदमी ने कार्य किया, वह हंसा और उसने अपना बुरा जीवन बिताया। एक तरफ जिंदगी चल रही है, एक तरफ कार्य भी हो रहा है, हंस भी रहा है। इसका मतलब तीनों कार्य करीब करीब क्या हुए? साथ साथ हुए। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आएंगे। इस वाक्य में वर्ब क्या होगा? वर्क। लगा दो वर्किंग,
ही लाफ, लाफ के प्रेजेंट पर्सन लाफिंग, ठीक है। अब वर्किंग बनाया और लाफिंग बनाया। अब इसका कर्ता क्या है? द पुअर मैन, द पुअर मैन। यह ही किसके लिए है? द पुअर मैन क्या है ना, तो द पुअर मैन आगे लो, क्योंकि मेन वाक्य है द पुअर मैन। हो गया। अब लगा दो पुअर मैन के पहले, पुअर मैन के पहले तो क्या हो गया भाई? वर्किंग लाफिंग, वर्किंग एंड लाफिंग। क्यों बताया था ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडजेक्टिव हम एंड से भी जोड़ सकते हैं। वर्किंग एंड लाफिंग द पुअर मैन, 10 हटाना पड़ेगा क्योंकि 10 ही तो यही दोनों हैं। इस प्रकार मतलब लाफिंग और वर्किंग, तो यहीं पर लगा दो वर्किंग लाफिंग या वर्किंग एंड लाफिंग द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ। डाउट्स क्लियर हो गए? पक्का समझ आ गया? कर लोगे? कॉन्फिडेंस। इसी प्रकार से जो कोई समस्या हो आप भेजते रहो, हम उसको हल करते रहेंगे और ये भी समझाएंगे कि जो हमने बताया है उसी पर बात खड़ा है, बाहर से कुछ जानने की जरूरत नहीं। जितना हम पढ़ाएंगे उसके अलावा कुछ नहीं है, बस केवल आप अभ्यास चाहिए। वो अभ्यास हम खुश इसलिए हैं कि आप सभी लोग हमारे पास भेज रहे हो। कोई प्रॉब्लम हो उसको आप हमसे व्हाट्सएप पर भेजकर पूछ सकते हो। पक्का? थैंक यू।